शुभ संध्या। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 508 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमाना कुमारी मैम का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग ऑफ बोवल नोसोड इंट्रोडक्शन पार्ट 1। मैम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू डॉक्टर निशान। शुभ संध्या सबको, नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि IFPH के ऑर्गेनाइजर्स, स्पेसिफिकली मेरे टीचर जो डॉक्टर MK शाहनी जी हैं, और उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइजर्स मेरे को स्कोप दिए कि मैं इस फोरम में कुछ डिस्कशन कर सकूं, इसलिए मैं सबका आभारी व्यक्त करता हूं। नमस्ते सबको। So at the outset of today's main topic is, now I'm sharing the screen. ये सबको दिखाई देता है क्या? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू। तो आज मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। बावल नोजोड्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ही डिस्कशन करेंगे, पार्ट 1 उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो बावल नोजोड इज, हम डिस्कशन में आए तो ये बहुत लेटेस्ट मेडिसिन है। हनीमैन, डॉक्टर हनीमैन के टाइम में बावल नोजोड्स नहीं था और इसका श्रेय डॉक्टर एडवर्ड बैच एंड डॉक्टर पैटरसन को जाता है। और ये दोनों, मेरा नाम चेंज हो गया, सुमना क्री पंडा, ऐसा क्यों आता है? दूसरा कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? हेलो, कहाँ पे मैम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने चेंज किया। आपका पहले HP के नाम से दिख रहा था तो इसलिए हमने आपका नाम लिखा है सुमाना कुमारी पांडा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक। तो बावल नोजोड्स रियली नोजोड्स है, लेकिन ये हमारे जो नोजोड्स हम किसको बोलते हैं? यूजुअली डिजीज प्रोडक्ट से, मॉर्बिड प्रोडक्ट से जो मेडिसिन प्रिपरेशन किया जाता है, हम उसको नोजोड्स बोलते हैं। बावल नोजोड्स कोई डिजीज प्रोडक्ट नहीं है, वो ऑर्गेनिजम्स है कि वो ऑर्गेनिजम्स, एंट्रिक ऑर्गेनिजम्स जो इंटेस्टाइन में, हेल्दी पर्सन्स का इंटेस्टाइन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम उसको बैक्टीरियल फ्लोरा वो डेवलप करते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। दे आर वेरी, वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। हमारा शरीर का बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में, बहुत सारे प्रोसेस में वो हेल्पफुल होते हैं। बट उसमें भी देखा गया, पहले तो उसे हार्मलेस ही माना जाता था, लेकिन एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट आए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरियास है और हेल्पफुल बैसिलस है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैसिलस एंड कोकाई रहते हैं, और उनके बारे में हमको बहुत साल पहले जानकारी नहीं था। धीरे धीरे वो जानकारी आया और हमको पता चला कि उनमें भी क्यूरिंग कैपेसिटी है, वो भी पैथोलॉजिकल है टू लिटिल एक्सटेंट माइट बी, बट
उनमें पैथोजेनेटिक पावर, वो क्यूरिंग पावर भी उनमें है। तो ये जब पता चला उसमें उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स में मीन्स पॉजिटिव वे में मीन्स फॉर थेरापेटिक पर्पस उसको यूज करने का यूज किया गया, और उसका कंट्रीब्यूशन हमको डॉक्टर एडवर्ड बेच और मेजरली पैटरसन ने दिए हैं। मिसेस पैटरसन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू सम एक्सटेंट टू दिस, एंड ये सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। ओके, so some problem is going on. Okay, medicines prepared from cultures of non-lactose fermenting bacilli in the intestinal tract are called intestinal nodules or bowel nodules. तो ये जो bacilli होते हैं ये non-lactose fermenting, and that is the gram-negative bacillus. But they come under nodules because the structure, the function of also changes when the healthy human being becomes diseased. When a healthy human being becomes diseased, the function of these bacillus changes. They react differently, and they react differently in case of healthy. And in healthy, we find how to differentiate. We find in healthy case कि ये जो बैसिलस होते हैं बावल का, जो लैक्टोज नॉन लैक्टोजिंग फर्मेंटिंग बैसिलस होते हैं, उनका नंबर्स बहुत ज्यादा होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में। अब लेकिन हेल्दी कंडीशन में उनका नंबर्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम जब कल्चर, स्टूल कल्चर रिपोर्ट या यूरिन कल्चर रिपोर्ट देखते हैं, उसमें ई कोलाई 10 to the power 5 होके आता है, 10 to the power 7 होके आता है। बट नंबर इज टू मच, लार्ज नंबर इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल केसेस। बट हेल्दी केस में जो हेल्दी है उसका स्टूल कल्चर हम करेंगे तो उसमें भी ई कोलाई आता है, चीफली ई कोलाई आता है, लेकिन उसमें नंबर्स बहुत कम है। सो उससे भी पता चलता है कि ये कंडीशन हेल्दी है या पैथोलॉजिकल है। So bowel nodules are gram-negative bacilli of the coliform group, except Psychotico. Psychotico कोकोस ग्रुप का है, बैसिलस ग्रुप का नहीं, लेकिन और सारे बावल नोड्यूल्स बैसिलस ग्रुप के हैं। उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना, उनका एबिलिटी टू रिएक्ट अपन सर्टेन सुगर्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ सुगर्स जब उनके ऊपर डाला जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसी हिसाब से पता चलता है कि ये किस टाइप का बावल नोजोड है। तो हिस्ट्री ऑफ बावल नोजोड में आज हम हिस्ट्री ही डिस्कशन करेंगे। सो बिकॉज जिसका हिस्ट्री जितना इवोल्यूशन, हाउ इट वाज इवोल्यूटेड, इवोल्यूशन टुक प्लेस, जितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एविडेंस है इसके इवोल्यूशन में, उसी हिसाब से हमको पता चलता है कि उसका इफेक्टिविटी कितना रहेगा। तो हम देखेंगे तो उस हिस्ट्री, इसीलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट सिचुएशन जानने के लिए, उसका कैपेबिलिटी, एफिकेसी रेट जानने के लिए, स्ट्रेंथ जानने के लिए हमको उसका हिस्ट्री में कितना एविडेंस है, कितना रिसर्च उसके ऊपर हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो इन 1880 during early investigations of intestinal microbiology, Everth, ये bacteriologist, Everth was a bacteriologist। वो जब काम करते थे उनको मिला कि बहुत सारे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स बाउल में है, जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और आइसोलेट भी किया, और उनको पता चला कि वो ऑर्गेनिजम्स वेरी लिटिल पैथोलॉजी कर सकते हैं और नो पैथोलॉजी कर सकते हैं। उनमें चीफ ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई था। तो उनको फिर पता चला कि ये जो ऑर्गेनिजम्स बाउल में है, इंटेस्टाइन में है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डिजीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं।
डिजीज मॉडिफिकेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो वो टाइफाइड, पैराटाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, ये सारे तरह का डिजीज कर सकते हैं। तो उसी तरह का ऑर्गेनिज्म को आजकल हम क्लेब्सियला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, सुबह टिका नहीं जाए, प्रोटियस एंड अदर्स, उसमें उस तरह का बैसिलस में हम, बैक्टीरिया में हम काउंट करते हैं आज nowadays. But at that time in 1880 the technology was not that much advanced. That's why he was saying the bowel organisms. 1886 to 1936 ये पीरियड डॉक्टर एडवर्ड बैच का था। वो भी एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, एट यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में वो काम करते थे। He discovered that non-lactose fermenting gram-negative coli, टाइफाइड ग्रुप का जो है, उन कोलाई का टाइफाइड ग्रुप के साथ कुछ रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं वो टाइफाइड और पैराटाइफाइड के साथ रिलेटेड है। तो उन्होंने फिर ज्यादा रिसर्च के बाद उनको पता चला, उन्होंने आइसोलेट किया उसको और उससे वैक्सीन भी प्रिपेयर किए। उसको प्रिपेयर्ड फ्रॉम किल्ड कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म को किल किया गया, उसके बाद वैक्सीन प्रिपरेशन हुआ और वो वैक्सीन जिसको दिया गया तो उस पैराटाइफाइड और पैराटाइफाइड टाइप का डिजीज को उन्होंने क्योर किया। सो उससे एक हाइपोथेसिस डेवलप हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म में क्योरिंग कैपेबिलिटी भी है। डिजीज का टाइम उसमें उनका फंक्शनैलिटी में चेंजेस होता है और उनमें क्योरिंग कैपेसिटी भी है। सो इयर्स आफ्टर उन्होंने क्या किया कि वो वैक्सीन को पोटेंटाइज किए, डॉक्टर बैच ने पोटेंटाइज किए और वो वैक्सीन को होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी किया टू सम पेशेंट्स एंड पेशेंट्स उसमें क्योर भी हुए। So Batch resigned in 1918। वो लंदन का जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन्होंने 1918 में वहां से रिजाइन किया एंड ही जॉइंड लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल इन 1919। 1919 में उन्होंने लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ज्वाइन कर गए एज ए हाउस पैथोलॉजिस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट। सो उस टाइम उनको हनीमैन्स ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ने के लिए मिला एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट एंड ही टुक इंटरेस्ट एंड उनको पता चला कि वैक्सीन का जो क्यूरिंग कैपेसिटी है और उसका प्रिपरेशन का मेथड के साथ उस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का प्रिपरेशन ऑफ ड्रग प्रूविंग एंड पोटेंटाइजेशन, ये सबका कुछ सिमिलैरिटी है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन जो हमारा सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, उसके साथ भी उसका वैक्सीन का जो क्यूरिंग प्रिंसिपल है उसमें भी कुछ सामंजस्य है, सिमिलैरिटी है। तो उसी हिसाब से उन्होंने सोचा कि ये वैक्सीन को पोटेंटाइज करके भी ये डिजीज को, सपोज स्टूल कल्चर में ई कोलाई आया तो उसी पेशेंट को, सेम पेशेंट को ई कोलाई, बैसिलस कोलाई, सो बी कोलाई हमारा जो बाउल नोजोड़ है उसको पोटेंटाइज्ड फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन करके उसको क्योर किया जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी उन्होंने, ये हाइपोथेसिस उन्होंने डेवलप किया। So vaccine therapy principle warrant the belief that if disease symptoms disappear or are much ameliorated after the use of vaccine, mainly in particular organism, in that particular organism, then that organism counts at least something in production of the disease. So production of disease में भी उस organism का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ये हाइपोथेसिस डॉक्टर बैच ने डेवलप किया उनका रिसर्च के बाद। In late 1919, Batch spoke before British Homeopathy Society। उन्होंने क्या बोले कि टू सजेस्ट दैट टॉक्सीमिया जो होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया वाज
एक्चुअली सिमिलर टू हनीमैन्स सोरा। उसके साथ कुछ सिमिलैरिटी हनीमैन्स सोरा का सिम्टम्स के साथ वो टॉक्सिमिया सिम्टम्स का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो ये हाइपोथेसिस भी बैच ने डेवलप की। He potentized the vaccine and administered them orally between 1920 to 21. So एक साल के अंदर उन्होंने पोटेंटाइज किए और वैक्सीन को एडमिनिस्टर किए, लेकिन न्यू नोजोड कुछ उसमें नहीं हो सका। जो ऑलरेडी आइसोलेट किया गया था, किल किया गया था, उसको ही पोटेंटाइज किया गया और उसी को ही एडमिनिस्टर किया गया। But 9 years after, 9 साल के बाद, in 1925, Bates reported a series of 500 unselected consecutive treated vaccine cases. उन्होंने 500 केस वैक्सीन का पोटेंटाइज करके एडमिनिस्ट्रेशन किए थे, उसी को ही उन्होंने वो रिपोर्ट को उन्होंने दिया ब्रिटिश होम्योपैथी सोसाइटी में। According to his report, 95% cases show favorable results and 80% excellent results. उसमें नोट किया गया है। In 1925, Dr. Batch and Wheeler wrote their book Chronic Diseases, a Working Hypothesis. A working hypothesis उन्होंने लिखा। After this, it came to notice that intestinal organism E. coli can be harmful. उससे पहले एस्चेरिचिया कोलाई को कोई हार्मफुल नहीं सोचता था, वो बेनिफिशियल सोचा जाता था, रियली बेनिफिशियल। बट व्हेन दी होस्ट बिकम्स डिजीज्ड, पहले होस्ट डिजीज्ड होता है, फिर उसके बाद ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई में कुछ चेंजेस आते हैं, पहले नहीं आता। एस्चेरिचिया कोलाई इज नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज, उसमें चेंजेस बाद में आता है, पहले डिजीज होता है। अगर डिजीज हुआ तो बाद में एस्चेरिचिया कोलाई का स्ट्रक्चर में, उसका नंबर्स में, उसका फंक्शनैलिटी में चेंजेस आता है, मॉडिफाई हो जाता है। So at 9th Quinennial International Homeopathic Congress held in कब हुआ? 1927 में हुआ, जिसमें डॉक्टर बैच, डॉक्टर व्हीलर एंड डॉक्टर टी.एम. डैशिंगटन, तीनों ये बावल नोजोड़ के ऊपर जिन्होंने काम किए थे, उन्होंने उनका पेपर प्रेजेंटेशन किया। An introduction to the use of vaccines to homeopathic community. Batch focused on the point that the vaccines are that the medicines after potentization of vaccines are obtained by potentized preparations of killed organisms. किल्ड ऑर्गेनिज्म, जो बावल ऑर्गेनिज्म है, उनको आइसोलेट किया गया, किल किया गया, उसके बाद पोटेंटाइज किया गया। सो उसमें क्यूरिंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर बैट्स ने फोकस किए। First full preparation of clinical proving of dysentery was done in 1929 by Thomas M. Dashington from T.M. Dashington. So Dashington ने फर्स्ट ड्रग फुल्ली क्लिनिकल प्रूविंग करके पब्लिश किए in 1929. The proving of bowel nodules are not healthy human being provings. They are clinical observations, clinical provings. Whatever we are reading in our books about the bowel nodules, we are using in our clinics in chronic cases, and I am observing that good results are with the sick. With the sick people, I am getting very good results with the administration of bowel nodules. But those symptoms which are written in our books are only with clinical proving symptoms, not the healthy human being proving symptoms. In 1930, Batch briefly summarized
clinically derived indications for all type of nodules, for all type of nodules. तब तक जितने सारे बावल नोजोड उन्होंने आइसोलेट के आइडेंटिफाई किए थे, पोटेंटाइज किए थे, सो उनका एडमिनिस्ट्रेशन किए थे, वो सारा सिम्टम्स जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे डॉक्टर बैच ने इन 1930, उन्होंने उसका इंडिकेशंस क्लिनिकली डिराइव्ड इंडिकेशंस को पब्लिश किया। ठीक, फिर उसके बाद 1900, बट उससे पहले 1928 से बैच लॉस्ट इंटरेस्ट ऑन बाउल नोड्स एंड ही लेफ्ट लंदन एंड ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड। उनका इंटरेस्ट हर्बल ट्रीटमेंट के ऊपर आया एंड वो इवेंचुअली डेवलप किया बैक फ्लावर रेमेडीज। सो बैक फ्लावर रेमेडीज भी डिस्कवर हुआ था एडवर्ड बैच, डॉक्टर एडवर्ड बैच। ये बाउल नोजोड़ का काम छोड़ने के बाद, लेकिन छोड़ने के बाद भी उन्होंने जितना काम किया था उनको सारा नोट डाउन कर दिया, वो रिटन में आ गया उनका समरी। फिर डॉक्टर एडवर्ड बैच के बाद उनके साथ उनका को वर्कर थे ये जॉन पैटरसन, ये स्कॉटिश फिजिशियन थे वो उन्होंने उनके डॉक्टर बैच के साथ काम किए थे। सो वो 1890 टू 1955 उनका पीरियड था। सो वो फिर 1928 में जब डॉक्टर बैच ये रिसर्च बाउल नोजोड़ के ऊपर छोड़ दिए तो उनके बाद जॉन पैटरसन ने वो रिसर्च वर्क को कैरी ऑन कर गए, उसको आगे बढ़ाए। सो फॉर नेक्स्ट 30 years ही वर्कड ऑन दैट एंड ही वर्कड विविडली। वो बहुत ज्यादा काम किए, वो सारे बाउल नोजोड़ में जितना सिम्टम्स डॉक्टर बैच ने लिखे थे उसको फिर उन्होंने क्लिनिकल सिक प्रूविंग किए, क्लिनिकल प्रूविंग किए और उनके ऑब्जर्वेशन को वो फिर वो बुक्स में इंट्रोड्यूस किए, पब्लिश किए। सो वो सिम्टम्स में वो एडिशन किए, मोर नंबर ऑफ बाउल नोजोड्स भी उन्होंने हमको दिए। जो हमारा मॉर्गन ग्रुप है, पहले बैच के टाइम ओनली मॉर्गन था, उन्होंने उसे डिवाइड किया मॉर्गन गैटनर एंड मॉर्गन प्योर। वो लेबोरेटरी में कैसे किए उन्होंने भी वो भी लिखे कि लेबोरेटरी में कैसे एक पता चलता है उनको कि डिफरेंट कंसेंट्रेशन में सर्टेन को एक पर्टिकुलर शुगर को डिफरेंट कंसेंट्रेशन में उनमें अगर मीडिया में वो ऑर्गेनिज्म को किल किए, वो अगर मीडिया में उनके ऊपर वो शुगर डाले और डिफरेंट कंसेंट्रेशन में उसका रिएक्शन डिफरेंट हुआ। तो उसी को बेस करते हुए उन्होंने डिफरेंशिएट किए कि ये मॉर्गन गैटनर है और ये मॉर्गन प्योर है। तो उसी तरह उन्होंने लैबोरेटरी में ही डिफरेंशिएट किए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मॉर्गन गैटनर और कौन सा ऑर्गेनिज्म मॉर्गन प्योर को कंट्रीब्यूट किया, सिम्टम्स उसका आया। So he studied the characteristics of bowel flora, especially their behavior। वो हेल्दी कंडीशन में भी उन्होंने स्टडी किया, उसका ऑब्जर्व किए कि वो सबका ऑर्गेनिज्म का सिम्टम्स क्या रहता है, और डिजीज कंडीशन में भी उन्होंने स्टडी किया कि इसका सिम्टम्स क्या रहता है। He examined more than 20,000 stool specimens and conducted research over 20 years। उन्होंने 20,000 स्टूल स्पेसिमेन एग्जामिन किया है और उसी के वही लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर उन्होंने 20 साल काम किए। तो उसके बाद उनको कुछ कंक्लूजन्स मिला जॉन पैटरसन को, इसीलिए कितना देखिए कितना काम उसके ऊपर हुआ है, बट लैबोरेटरी में हुआ है और क्लिनिकल प्रूविंग में हुआ है। उन्होंने इंजेक्ट करके डॉक्टर एडवर्ड बैच ने वो वैक्सीन को पोटेंटाइज किए, फिर उन्होंने इंजेक्ट करके और लोअर एनिमल्स में
उनके उसके ऊपर भी स्टडी किया था कि वो इंजेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व किया था कि क्या क्या सिम्टम्स आता है। पैटरसन ने भी वही स्टडी को थोड़ा आगे बढ़ाए थे कि क्या क्या सिम्टम्स उसमें आता है, ये भी उन्होंने बोला। सो बावल नोजोड्स हमको पता चलता है कि उसका सिमिलर ड्रग्स भी है। हम उसको बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में भी हम बावल नोजोड्स को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पहले भी बोला जाता था कि अभी हम देखेंगे कि जॉन पैटरसन का ऑब्जर्वेशन क्या था। उन्होंने एक कंक्लूजन में पहुंचे कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग नॉन पैथोजेनिक बावल फ्लोरा specifically B. coli undergoes definite changes in the disease conditions। उन्होंने ऑब्जर्व किया लैबोरेटरी में, हेल्दी कंडीशन में उन्होंने ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट किया और डिजीज कंडीशन में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो उनको पता चला कि डिजीज कंडीशन में उसका डेफिनेट चेंजेस होता है। अभी ये हो गया और कभी दूसरा हो गया ऐसा नहीं, डेफिनेट चेंजेस होता है उसमें। सो व्हाइल दिस अल्टरनेशन इन द नेचर ऑफ बावल फ्लोरा माइट बी concomitant टू द डिजीज कंडीशन, उन्होंने ये सोचा कि ये जो चेंजेस आया वो बहुत मीन्स ऐसे इमीडिएटली वो नहीं सोच सके कि एक एक एक्सपेरिमेंट किया उससे बोल दिया, ये नहीं। उन्होंने बहुत सारा 20,000 स्टूल स्पेसिमेंस लिए हैं और पर्टिकुलर एक एक बावल नोजोड़ के लिए भी उन्होंने नियर अबाउट 1,000 स्टूल स्पेसिमेंस लिए हैं। सो उसी के ऊपर बेस करके ये कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया कि दी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग नॉन पैथोजेनिक बावल फ्लोरा जो बी कोलाई है बावल में इंटेस्टाइन में, वो उसमें डेफिनाइट फिक मैंने कुछ तरह का स्पेसिफिक कुछ तरह का चेंजेस आता है डिजीज कंडीशन में। सो उस सिम्टम्स को उन्होंने नोट डाउन किए, बार बार आया तो जो बहुत बार देखा गया उसे नोट डाउन करके उन्होंने अब फिर हमारा बुक्स में वो सिम्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। So while this alternation in the nature of bowel flora might be concomitant to the disease condition, उन्होंने सोचा here is a reason to believe that the B. coli is pathogenic। So जब ये चेंजेस उसमें आता है वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है कोई मॉर्बिड स्टेट में, डिजीज प्रोड्यूस नहीं मीन्स डिजीज कंडीशन को वो वर्सन कर सकता है। जो बी कोलाई इन्फेक्शन उसमें है, जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म में है, जो ह्यूमन में हमको मिलता है यूरिन कल्चर स्टूल कल्चर में बहुत ज्यादा ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई मिलता है, बैसिलस कोलाई मिलता है। उसी कंडीशन में उसका ई कोलाई का जो चेंजेस आता है that is related to the disease condition and might be responsible for the worsen condition। So pathogenetic symptoms उसका होता है वही। नंबर 2 उनको क्या मिला कि the balance of the bowel flora is disturbed in disease। जो बैक्टीरियल फ्लोरा नॉर्मल रहता है वो इंक्रीज्ड हो जाता है और डिक्रीज्ड हो जाता है in disease different type of disease conditions। नंबर 3 क्या मिला, सिमिलर चेंजेस आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग प्रूविंग नहीं, क्लिनिकल प्रूविंग में सिक प्रूविंग में सिमिलर चेंजेस ऑब्जर्व किया गया। जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जिस तरह का ई कोलाई के लिए चेंजेस आता है बैक्टीरियल फ्लोरा में और डिजीज कंडीशन में बैक्टीरियल फ्लोरा में जो चेंजेस आता है वो चेंजेस जब अगर मीडिया में लैबोरेटरी में किया गया
तब भी सिमिलर चेंजेस आया। तो इसीलिए उस सिम्टम्स को नोट किया गया कि ये सिम्टम भी वो ई कोलाई के लिए हो सकता है। Patterson advocated specific recommendation on potency doses of bowel nodules. So, क्या किए पैटरसन और भी काम किए। उन्होंने देखिए 20,000 स्टूल स्पेसिमेन के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया, और वो बावल ऑर्गेनिजम्स का पैथोजेनेटिक पावर को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। उसके साथ उनका क्यूरेटिव कैपेसिटी है उन्होंने एस्टेब्लिश किया। फिर पोटेंसी डोजेस कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए उसको भी उन्होंने एडवोकेटेड किया, एडवोकेट। सो कितना सारा काम उन्होंने किया। He related each of the bowel nodule to a group of homeopathic medicines. हाँ, this is very very important. जैसे हमको पता है, हम नेक्स्ट सीजन में और विविडली भी जाएंगे उसके ऊपर कल शाम को, लेकिन हमको पता है कि उसके रिफ्लेक्शंस सिमिलर ड्रग्स, सपोज हम सोचते हैं कि मर्गन प्योर के बाद हम सोचते हैं तो उसका मोस्ट सिमिलर रिफ्लेक्शन सल्फर है, लेकिन उसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि साइकोटिको की बात भी हम सोच सकते हैं, उसका मोस्ट सिमिलर ड्रग हमको रस्तक थूजा ये सारा मिलता है। सो डिसेंट्रिको में हमको जैसे मिलता है कि हमको आर्सेनिक मिलता है, उसमें फास्फोरस भी उसी ग्रुप में आता है। सो मेंटल पिक्चर में कैसे सिमिलरिटी आता है और क्या क्या ड्रग उसमें है, जैसे कैल्केरिया कार्ब, सल्फर, ये सारा हमारा मॉर्गन प्योर के साथ, ग्राफाइटिस, ये सारा मॉर्गन प्योर से रिलेट करते हैं, सिमिलर सिम्टम्स उसका आता है। सो और क्या क्या ड्रग सिमिलर होते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, ये सब हम फ्यूचर क्लासेस में बाउल नोजोड़ का जो पर्टिकुलर ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे, साइकोटिको, मॉर्गन प्योर, मॉर्गन गटनर, जब हम डिस्कस करेंगे तब विविडली उसके ऊपर हम जाएंगे। लेकिन वो रिलेशन को जॉन पैटरसन ने एस्टेब्लिश किया। Batch found out that the non-lactose fermenting was closely associated with this collectively called SORA. Hahnemann SORA के साथ उन्होंने बैच ने कुछ ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स को सिमिलर बताए थे। उसी हिसाब से पैटरसन ने ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई डायरेक्टली रिलेटेड टू साइकोटिक माइज्म ऑफ मास्टर हनीमैन ये बताया। ये भी बहुत बड़ी बात है, साइकोटिक माइज्म का जो सिम्टम्स है वो कुछ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई में मिलता है। डिप्लोकोकाई मीन्स मोसाइकोटिको, others are bacillus, कोकाई इज साइकोटिको। सो साइकोटिको जो बावल नोजो ड्रग है उसी का सिम्टम्स डायरेक्टली रिलेटेड टू साइकोटिक माइज्म, ये बात, ये हाइपोथेसिस, ये जो स्टेटमेंट एस्टेब्लिश हुआ, इसको जॉन पैटरसन का कंट्रीब्यूशन ये था। ये स्टेटमेंट जॉन पैटरसन का कंट्रीब्यूशन था। So he grouped and typed the flora by continuous experiment. He was able to detect a definite relationship between certain type of diseases and certain type of bowel flora. Certain type of कुछ डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज सिम्टम्स के साथ ये बावल फ्लोरा रिलेटेड हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया। When particular drug was added with in potentized form, the bowel flora was altered in a particular way. So वो मैंने पहले बोला, डॉक्टर बैच ने आइसोलेट किया ऑर्गेनिज्म को, हील किया, फिर उसको पोटेंटाइज किया, फिर उसको एडमिनिस्टर किया। सो उसी होम्योपैथिक प्रिंसिपल के ऊपर जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ
तो उसी का पेशेंट सिम्टम के साथ वो बावल नोजोड़ का सिम्टम्स में बहुत सिमिलरिटी था, जो हमारा भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सो वही वही स्टेटमेंट ऑल्सो उसमें देखा गया कि बावल नोजोड़ का जो सिम्टम प्रोड्यूसिंग पावर है उसी का सिम्टम क्यूरिंग पावर भी वही है, तो सेम है। He divided the Morgan group of bacteria into two subclasses on bacteriological grounds and thus created nozodes, vowel nozodes, Morgan pure and Morgan Gattner. In 1933, Patterson presented a paper before British Homeopathic Society on psychotico. उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन किया 1950 में। उन्होंने सारे बावल नोजोड्स का समरी को अक्यूमुलेट करके एक पब्लिकेशन किया। In 1936, Patterson another paper presentation was there in British Homeopathic Society. उसमें पोटेंटाइज ड्रग एंड इट्स एक्शन ऑन द बावल फ्लोरा, उसी के ऊपर ही वो आर्टिकल था, उन्होंने पब्लिकेशन किया था, पेपर प्रेजेंटेशन किया था, which dealt with bacteriological observations upon 12,000 केसेस के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन था उसी को लेके उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन दिया था ब्रिटिश होम्योपैथी सोसाइटी का वो सेमिनार में फर्स्ट टाइम, एंड क्यूर्ड केसेस भी उन्होंने उसमें शो किए थे। एंड दैट वही प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन हुआ अप्रैल 1936 में ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल में, और जो पब्लिकेशन हुआ उसका समरी इसी तरह का था। क्या था? बी कोलाई कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स, नॉट कोल्ड ब्लडेड। It is a harmless saprophyte and is non-pathogenic in healthy individuals' bowel. Number 3, क्या मिला? The function of B. coli to break up complex food substances into simple substances. So ये digestion में help करता है, metabolism में भी help करता है, absorption में भी help करता है। Number 4, any change in mucosa of the bowels is followed by a change in the bacterial flora. So उसमें जो changes, any change in mucosa of the bowels, जो भी change हुआ उसमें bacterial flora में भी changes होता है। Number 5, B. coli behaves differently pathogenetically in diseased organism and its biochemistry undergoes a change. उसका बायोकेमिस्ट्री में भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में उसका बायोकेमिस्ट्री में भी चेंज हो गया। नंबर 6, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग bacilli were isolated in 25% of the stool specimens examination. So जो laboratory experimentation उन्होंने किया उसमें 25% केस में वो बैसिलाई भी कल्चर में आ गया, आइसोलेट हुआ, लेकिन 75% केसेस में नहीं हुआ। सिम्टम्स को बेस करके उनको पता चला। The appearance, number 7, the appearance of non-lactose fermenting bacilli often followed and seemed to bear a relationship to the previously administered homeopathic remedy, जो हमने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। The choice of the remedy being made according to the law of similar and prepared by potentization. मीन्स उसका जो बावल नोजोड़ एडमिनिस्ट्रेशन सिक में करने के बाद जिस तरह का सिम्टम्स ठीक हुए थे उसी तरह का सिम्टम्स उन्होंने बैक्टीरियल फ्लोरा में उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस भी किए थे। हेल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं, मीन्स डिजीज होने के बाद, मेरा बोलने का मतलब है डिजीज अफेक्टेड होने के बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस, सिम्टोमेटिक चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस
उसी तरह का काउंट किया गया था। जो सिम्टम्स सिक में जब देखा गया वो क्योर हो गया। तो हम जब ड्रग में आएंगे ये कॉन्सेप्ट और भी वेरी वेरी क्लियर हो जाएगा। Number 8, the non-lactose fermenting bacilli which appeared in large numbers after the administration of homeopathic remedy were of the typhoid and paratyphoid type। ये दोनों तरह का उनको मिला था। टाइफाइड लाइक और पैराटाइफाइड लाइक सिम्टम्स उनको मिला था लार्ज नंबर्स जब एडमिनिस्ट्रेशन हुआ पोटेंटाइज्ड फॉर्म। Number 9, instead of increased suffering from disease, the clinical investigations revealed that the patient experienced a feeling of well-being in spite of pathogenic germs in bowel। बावल में इंटेस्टाइन में पैथोजेनेटिक जर्म्स है फिर भी उनको वेल-बीइंग फीलिंग होता है, अच्छा फीलिंग होता है, हेल्दी फीलिंग होता है, सिक फीलिंग नहीं होता। यही तो होम्योपैथिक प्रिंसिपल है। सो वो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। नंबर 10, it is further concluded that if each germ is associated with its symptom picture, disease symptom picture from these clinical and laboratory experimentations, उन्होंने कंक्लूजन दिया the specific organism is related to the disease, specific disease, specific organism is related to the specific disease। specific word omit हो गया है। The specific organism is related to the homeopathic remedy। potentization के बाद the homeopathic remedy is related to disease means in symptomatic sphere। होम्योपैथिक रेमेडी का जो प्रिपरेशन किया गया वो बावल नोजोड़ से उसका सिम्टम्स डिजीज सिम्टम्स के साथ मैच करता है। After the death of Patterson in 1954, his wife Elizabeth Patterson continued the research and उन्होंने उनके वाइफ ने क्या किए एलिजाबेथ पैटरसन वो भी कलेक्ट किए सारे जो रिसर्च वर्क थे जॉन पैटरसन के उन्होंने उसके ऊपर और भी ज्यादा काम उन्होंने किया उसके ऊपर बेस करके उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन किया ए सर्वे ऑफ द नोजोड्स उसका टाइटल था इन 1955 इन द ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी है। उसमें उन्होंने 330 केसेस ऑन सिलेक्टेड एंड केसेस के ऊपर बावल नोजोड़ को देके उसका ट्रीटमेंट रिजल्ट्स उन्होंने उसी प्रेजेंटेशन में दिए थे 330 केसेस के ऊपर। हमको क्या क्या बावल नोजोड़ मिले थे वहां से पैटरसन ने ही इसके 9 बावल नोजोड्स के ऊपर काम किए थे। Those are number 1 Morgan Gartner, number 2 Morgan Pure, number 3 Psychotico, Dysentrico, number 4, number 5 Proteus, number 6 Mutabile, number 7 Gartner, number 8 Bacillus number 7 and number 9 Bacillus number 10। तो ये 9 बावल नोजोड्स आज भी हम उसके ऊपर ही काम करते हैं हमारा क्लिनिकली हमारे क्लिनिक्स में ये 9 बावल नोजोड्स यूज होता है कोई ज्यादा यूज होता है कोई कम यूज होता है लेकिन तो यूज होता है एंड द रिजल्ट इज गुड ऑलवेज गुड। So thank you this is about all about the introductory part। So in introductory history part in introduction history part tomorrow I have another session 7:30 to 8:30 उसमें हम डिस्कशन करेंगे किस कंडीशन में हम बावल नोजोड़ सोचेंगे उसका डोज क्या होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा उसका रिलेटेड मेडिसिन क्या होगा और कौन सी कंडीशन में हम बावल नोजोड़ के ऊपर जाने से हम रिलायबल उसके रिलाय कर सकते हैं रिजल्ट के ऊपर रिलाय कर सकते हैं उसी वो हम सोच सकते हैं डिस्कशन करेंगे कल शाम को जो हमारा मेरा सेशन है 7:30 to 8:30 वही इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 हम कल करेंगे फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल रेमेडी में
एक एक करके जाए। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली। थैंक यू सुमना जी, आपने बहुत अच्छा, आपने जो हिस्ट्री ट्रेस आउट किया है, ये अपने बैच फ्लावर्स, डॉक्टर एडवर्ड बैच से लेकर के डॉक्टर जॉन पैटरसन और फिर उनकी वाइफ का एक बहुत लंबा कहानी है, आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और इतना डिटेल्स में शायद मुझे लगता है कितना आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड मैटर को आपने बड़ा सिंपल ढंग से आपको इसको एक्सप्लेन, बहुत सी सरल भाषा में आपने इसको एक्सप्लेन किया है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा, सिम्बायोसिस वर्ड से आप लोग सभी कोई सहमत होंगे। सिम्बायोसिस का मतलब होता है साथ साथ जीना, साथ जीना। तो हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, और वो बैक्टीरियाज जो है तो हमको मदद करते हैं, हमारा खाना भी खाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जो मौजूद न्यूट्रिशंस होते हैं उसका कुछ पार्ट वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम लोगों को हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन और फूड को डाइजेशन के लिए। इसको कहते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस। और सिम्बायोसिस प्रकृति का नियम है, जियो और जीने दो, यानी कि आप भी जियो और हम भी जिएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ। ये जियो और जीने दो सिम्बायोसिस का जो प्रोसेस है वह एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, जिसके कारण, जिसके आधार पर ये जितने भी, और हनीमून के बाद देखिए एडवर्ड ये डॉक्टर बैच को हनीमून से पहले परिचय नहीं था। उन्होंने बाद में जब लंदन हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तब उनको होम्योपैथी का ज्ञान हुआ, लेकिन पैटरसन को होम्योपैथिक कॉलेज में रहने के कारण उनको ज़्यादा ज्ञान हुआ, इसलिए उसको ज़्यादा परसीव करता है। और एडवर्ड बैच को बहुत बीच में ही छोड़ करके उन्होंने चले गए। तो और एडवर्ड बैच का देखिएगा माइंड स्टेबल मुझे लगता है कि नहीं था। वो एक बार बावल नोसोर्स पर प्रैक्टिस किए, फिर उन्होंने फिर बैच फ्लावर रेमेडीज का, अब आप बैच फ्लावर रेमेडीज का भी अगर प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे तो वह भी अधूरा है, क्योंकि बैच फ्लावर रेमेडीज को बहुत लोगों ने परसू नहीं किया। केवल 32 या 33 से बैच फ्लावर को ये पर लोग वर्क किया, और कुछ ही लक्षण के ड्रग डिटेल्स, ड्रग प्रूविंग नहीं मिलेंगे। लेकिन जो बावल नोसोर्स है इसके ऊपर में काफ़ी डिटेल्स स्टडी हुआ है, काफ़ी जैसे पैटरसन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और आज के डेट में बहुत सारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स इस बावल नोसोर्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन लोगों का साइकोटिक को है ना, और डिसेंट्री को है, ये बड़ा प्रोमिनेंटली लोग यूज करते हैं होम्योपैथी में। लोग ये नहीं जानते हैं कि ये बावल नोसोर्स है ना, प्रैक्टिस में करते हैं, मेट्रिया मेडिका में है, मेट्रिया मेडिका के मेन स्ट्रीमिंग हो चुका है, लेकिन उसको लोग जानते नहीं है कि हम बावल नोसोर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस विचारधारा को लेकर के चलते हैं तो होम्योपैथी का जो दायरा है वह डिफिनेट रूप से बहुत बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हनीमैन के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो कि हनीमैन के कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलिया का यूटिलाइजेशन डिफरेंट फील्ड में करने लगे। जैसे कि एडवर्ड बैच का तो पहले ही से चल रहा था, लेकिन पैटरसन ने उसको एक लिमिटेड फॉर्म में बावल जो बैक्टीरियल है उस पर वर्क किया। अब उसी तरह से आप आ जाइए बायोकेमिक पे, 12 टिश्यू सॉल्ट्स सुसलर का, है ना, उन्होंने भी कहा कि हमारे शरीर में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो इसके कारण उन्होंने उसको भी अपना एक क्षेत्र बनाया। तो आने वाले समय में और भी ज्यादा हो रहा, अभी आपको शायद जानकारी होगा कि नहीं, कॉस्मिक रेज थेरेपी, है ना, कॉस्मिक रेज थेरेपी। अब जितने भी हमारे जवाहरात हैं, हीरा है, गोल्ड है, मैंने जो पर्ल्स हैं, ये सारे चीजों का प्रूविंग का काम कर रहा है। और मुझे याद है देहाती के डॉक्टर विनोतोष भट्टाचार्य, अब नेहाटी के अभी नहीं है दुनिया में, उन्होंने भी कॉस्मिक रेज थेरेपी पर वर्क किया, और वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हर एक रेज का एक इम्पॉर्टेंट ये होता है, और उन्होंने उसके आधार पर होम्योपैथी के स्कोप को, मैंने कहते हैं कि इसके डायमेंशंस को बढ़ाने का प्रयास लोगों ने किया है। तो मैं हिस्ट्री में, मुसमाना जी आपके हिस्ट्री में मैं ऐड कर दे रहा हूँ इस चीज़ को
कि आगे चल करके इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एडवर्ड बैच की कहानी से लेकर के पैटरसन का यात्रा, फिर इसका क्या कहते हैं डॉक्टर सुसलर का यात्रा, फिर आप आ जाइए आपका कॉस्मिक रेज थेरेपी का यात्रा, मैग्नेटिक थेरेपी का यात्रा। आप मैग्नेट को भी प्रूव किया गया, कुछ मैग्नेट पॉजिटिव नॉर्थ पोल साउथ पोल सारे चीज को प्रूविंग करने का कोशिश किया जा रहा है। ये होम्योपैथी का जो स्कोप है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होम्योपैथी का स्कोप को हम लोग लिमिट नहीं कर सकते हैं, और इसके अंदर में हम लोग कहते हैं कि गागर में सागर, है ना, गागर में सागर। और गागर में सागर का मतलब क्या होता है? गागर में सागर का मतलब होता है कि एक सिमिलिमम, एक लॉ का मल्टीपल एप्लीकेशंस। उसी तरह से आप एक सिनर्जिक मेडिसिन की बात करते हैं। सिनर्जिक मेडिसिन क्या है? सिनर्जिक मेडिसिन डॉक्टर राजन शंकरन ने उसको लाया। सिनर्जी का मतलब क्या? सिनर्जी का सीधा सा मतलब होता है एक संतुलन, एक बैलेंस, एक सिनर्जी को क्रिएट करना। अब होम्योपैथी का जो हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को अगर दूसरी भाषा में बोलें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को दूसरी भाषा में बोलें, तो उसका अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का सिमिलिमम जो है, तो अगर किसी दवा के साथ में होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसका सिनर्जेटिक है। ये एक यहाँ पर दवा का जिक्र नहीं है, यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल्स का अप्लाई। तो आज रिसर्च का एक जमाना है, रिसर्च के क्षेत्र में हम लोगों को काम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में काम करने से लोगों को बहुत ही ज्ञान हुआ है, और बहुत ज्यादा हुआ, आगे भी चल करके हो रहा है। अभी हाल में आप सुमाना जी, आपने CCRH के साथ भी काम किया है, और आपने देखा होगा कि वहाँ भी बहुत सारी नई दवाइयों का प्रूविंग हो रहा है। दूब घास है ना, जो हम लोग का घास आता है दूब का, उसका क्या नाम है, पूरा नाम हमें याद नहीं आ रहा है, उसका भी प्रूविंग किया गया, हमारे इंडिया में ही हुआ। और ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान, है ना, ड्रग्स। तो आप अगर जाएंगे तो होम्योपैथी का इतना अच्छा आपको लगेगा कि होम्योपैथी का जो महत्व है कितना इम्पोर्टेंट है, और होम्योपैथी का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है। इसके प्रिंसिपल्स जो है, हनीमैन ने एक फार्मूला दे दिया। जैसे कहते हैं ना कि अलजेब्रा का एक कोई फार्मूला होता है, तो उसके आधार पर आप हजारों हजार सवाल को बना सकते हैं। उसी तरह से हनीमैन का जो लॉ ऑफ सिमिलिया है, उसके आधार पर आप किसी भी तरह का रोग कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कैंसर का इलाज है, लोग कहते हैं टीबी का इलाज है कि नहीं होम्योपैथी में, ये सवाल ही गलत है ना। कैंसर का इलाज नहीं है, टीबी का इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर से सफरिंग रोगी का तो इलाज है। हाँ, टीबी से जो लोग सफर कर रहे हैं उसका तो इलाज है। तो ये चीज को हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा जो प्रिंसिपल्स है एक जनरलाइज प्रिंसिपल्स है, और जनरलाइज प्रिंसिपल्स के आधार पर हम लोगों को चलना चाहिए। और जनरलाइजेशंस का, और जो लोग जनरलाइजेशन, अब बॉनिगसंस की यात्रा को देखिए, उन्होंने ग्रैंड जनरलाइजेशंस की बात करी। ग्रैंड जनरलाइजेशन हनीमैनियन प्रिंसिपल्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। बॉनिगसंस का बेसिक फॉर्मूला है ग्रैंड जनरलाइजेशन। ग्रैंड जनरलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू सिनर्जी, है ना। सिनर्जी, क्रिएटिंग ए सिनर्जी of the life principle with the medicine principle, that is called the generalization, grand generalization, है ना, बॉनिगसंस का। फिर कहते हैं it is a patient is sick, a patient is never indicated by a single symptom however peculiar it may be। जितना भी peculiar symptoms हो, लेकिन एक लक्षण से नहीं हो सकता। हम लोग कभी कभी एक लक्षण को लेकर के दवा का रोगी को दवा देने का कोशिश करते हैं। कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल इसलिए हो जाता है कि वह वहाँ पर उसका जो सिमिलिमम जो है टोटलिटी के साथ में मैच करता है। लेकिन बहुत समय में अगर आप बिना ध्यान के सिमिलिमम को नहीं यूज करेंगे, वो सिंगल मेडिसिन, जो सिंगल रूब्रिक्स वाले मेडिसिन को आप यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर फेलियर्स मिलते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई भी आपको पेशेंट के अंदर में कोई रोगी ऐसा आ रहा है जहाँ की आप किसी एक लक्षण को देख करके कोई दिमाग में कोई दवा चलने लगता है, तो उस समय में एक काम तो जरूर कोशिश कीजिए कि क्या उस दवा के दूसरे लक्षण भी वहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है ना। क्या उस दूसरे लक्षण से उसके दूसरे मौजूद है कि नहीं, इस बात को भी समझने का कोशिश करेंगे तो आप जा करके उसका बेटर एप्लीकेशन
अगर लिमिटेड सेंस में आप अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा तो कभी भी वह आपका सफल नहीं होगा। आपको उसको जनरलाइज होम्योपैथी ये नॉट ए सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि पर्टिकुलर लेकर के हम डायरिया का इलाज कर देते हैं, हम लोग डिसेंट्री का इलाज कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग पेशेंट के जनरलाइज लाइफ प्रिंसिपल्स को पकड़ते हैं और लाइफ प्रिंसिपल्स को पकड़ने का सबसे बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को होम्योपैथी का अध्ययन करें। और सुमाना जी ने एक नया काम हम लोगों के सामने में लिया है, बैच ये बाउल नोसोर्स का, और पहला 2 सेशन हम लोग को इसी महीने में हो रहा है और फिर अभी कुछ यात्रा पर भी हैं। उस यात्रा से लौट करके आएंगी तो फिर हम लोगों का एक मेडिसिन। तो आप लोग सुमाना जी के लेक्चर्स को सुनने के लिए पटना भी आई हुई थी, हालांकि बहुत कम समय था, कभी छोटा सा प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन लोगों ने काफ़ी इनके प्रेजेंटेशंस को अप्रिशिएट किया। और मुझे काफ़ी गर्व है कि हमारे साथ में काम किया हुआ उड़ीसा से सुमाना पांडा जी, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज में ये वहाँ से काम करती थी, वहाँ पढ़ाती भी थी, क्लिनिकल भी थी और रिटायर होने के बाद भी आज भी क्लिनिकल एक्टिविटी में है। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। कल हम लोग फिर सुमाना जी के साथ मिलते हैं और डैश फ्लावर का एक डिफिनेट आयाम को हम लोग स्टडी को देखेंगे। और इसके लिए मैं सुमाना जी का धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इस विषय को अपने हाथ कंधे पर लिया है और हम लोगों के फोरम में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। तो थैंक यू। थैंक यू। इसके सेशन समाप्त होता है। हम लोग इस सेशन को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश को, इंग्लिश सेशन में है, और आज इंग्लिश सेशन में डॉक्टर पवित्र गौर जी आई हैं जो कि ईजीटी हैं और एक नए डिजीज को लेकर के अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग डॉक्टर पवित्र गौर को भी सुनेंगे इंग्लिश में। Thank you, Sahib. Yeah. And Dr. Sumana Kumari Panda. थैंक यू धनेश जी।